नमस्कार। चलिए आज एक तेज रफ्तार सफर पर निकलते हैं भारत के विशाल और रंग बिरंगे भूगोल को समझने के लिए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर जिंदगी देने वाली नदियों तक, आइए इस कमाल की जमीन की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर है कितना बड़ा? और देखिए, ये बात सिर्फ जमीन के आकार की नहीं है, बल्कि उन आंकड़ों की है जो इस देश की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। तो इसका जवाब है ये। एरिया के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये इतना विशाल है कि इसे अक्सर एक उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, जहां आपको हर तरह की जमीन और मौसम मिल जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी बड़ी जमीन होने के बावजूद ये दुनिया के कुल जमीनी हिस्से का सिर्फ 2.4% है। मतलब पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो ये एक छोटा सा टुकड़ा ही है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और यहीं पर असली तस्वीर सामने आती है। जमीन के इसी छोटे से टुकड़े पर दुनिया की 17.5% आबादी रहती है। सोचिए, यह आंकड़ा दिखाता है कि भारत में जमीन और लोगों के बीच का रिश्ता कितना गहरा और दबाव भरा है। चलिए अब इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, भारत की जमीन की बनावट। और शुरुआत करेंगे उन विशाल पर्वत श्रृंखलाओं से जो इस देश की पहचान है, यानी यहां के पहाड़ों की कहानियों से। यहां भारत की भूवैज्ञानिक कहानी एक ही नज़र में दिख जाती है। एक तरफ तो हैं एकदम जवान, ऊंचे और आज भी लगातार बढ़ रहे हिमालय, और दूसरी तरफ है अरावली, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो हजारों लाखों सालों में घिस चुकी है। 570 मिलियन साल। जी हां, ये अरावली पहाड़ों की अंदाजन उम्र है। ये इतने पुराने हैं कि लाखों सालों की हवा, पानी और मौसम की मार झेलने के बाद अब ये बस एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचे हैं, किसी पुराने जमाने की निशानी की तरह। देखिए, हिमालय कोई एक अकेला पहाड़ नहीं है, बल्कि ये तो पहाड़ों की कई परतें हैं, एक के पीछे एक। अगर हम दक्षिण से उत्तर की तरफ चलें तो पहले शिवालिक, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय और उसके भी पार ट्रांस हिमालय की श्रेणियां आती हैं। ये सब मिलकर एक ऐसी दीवार बनाती हैं जो पूरे उपमहाद्वीप के मौसम को कंट्रोल करती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि भारत के बॉडीगार्ड हैं। ये उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकते हैं और मानसून की बारिश वाली हवाओं को भी सही रास्ता दिखाते हैं, जो इस पूरे इलाके के लिए अमृत की तरह है। पहाड़ों से उतरकर अब बात करते हैं देश की जीवन रेखाओं की, यानी यहाँ की विशाल नदी प्रणालियों की। ये वो धमनियां हैं जो इस राष्ट्र को सींचती हैं और जिनके किनारे बड़ी बड़ी सभ्यताएं पनपी हैं। भारत की नदियों को हम मोटे तौर पर दो ग्रुप में बांट सकते हैं। एक, हिमालय से निकलने वाली नदियां जो ग्लेशियरों से आती हैं, इसलिए उनमें साल भर पानी रहता है। और दूसरी, प्रायद्वीप की नदियां जो बारिश पर निर्भर करती हैं, इसलिए उनका बहाव मौसम के साथ बदलता रहता है। और ये जो शब्द है सतत वाहिनी, इसका बस एक ही मतलब है, वो नदी जो साल के 12 महीने बहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमालय की नदियों को पानी सिर्फ मानसून से नहीं, बल्कि गर्मियों में पिघलने वाली ग्लेशियर की बर्फ से भी लगातार मिलता रहता है। अब एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती? इसका कारण है उनकी रफ्तार। ये नदियां बहुत ही कठोर चट्टानी ढलानों से बड़ी तेजी से नीचे बहती हैं, और इतनी तेज रफ्तार के कारण वे अपने साथ लाई मिट्टी को जमा ही नहीं कर पाती, जो डेल्टा बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है। चलिए अब अपने सफर के आखिरी हिस्से पर आते हैं। बात करते हैं सरहदों की और इस जमीन पर बसने वाले लोगों की, क्योंकि भूगोल सिर्फ जमीन, पहाड़ और नदियों के बारे में नहीं है, ये उन पर रहने वाले लोगों और उनकी कहानियों के बारे में भी है। भारत की जमीनी सीमाएं 7 अलग अलग देशों से जुड़ती हैं। ये नंबर इस इलाके की जटिल भू-राजनीति और यहाँ के मिले-जुले कल्चर की कहानी बताता है। ये 7 देश हैं: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और एक मजेदार बात यह है कि भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा न तो पाकिस्तान से है और न ही चीन से, बल्कि बांग्लादेश के साथ है। जमीन और लोगों के बीच का रिश्ता कितना गहरा और अनोखा हो सकता है, इसका एक हैरान कर देने वाला उदाहरण है थारू जनजाति, जो दिवाली को शोक के त्योहार की तरह मनाती है। ये एक ऐसी सांस्कृतिक सच्चाई है जो भारत की अविश्वसनीय विविधता को दर्शाती है। तो इस छोटे से भौगोलिक सफर के अंत में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। वो पहाड़ जो मौसम तय करते हैं, वो नदियां जो जिंदगी देती हैं, और वो लोग जो इस जमीन को घर कहते हैं।
ये सब मिलकर आखिर कैसे एक देश की संस्कृति, उसके इतिहास और उसके भविष्य को शेप देते हैं, इस पर सोचना हमें भूगोल के असली मतलब